नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान और महत्व के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना धार्मिक आधार पर की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई। आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं की एक मीटिंग ढाका में 30 दिसंबर 1906 को बुलाई गई। नवाब बकारुल इसके अध्यक्ष थे। ठीक उसी दिन अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन का जन्म हुआ। नामकरण संबंधी जो पहला प्रस्ताव हुआ उसमें इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया और लीग का प्रथम अधिवेशन अमृतसर में 1908 में हुआ था। अब लीग की स्थापना हो गई, लेकिन इसके उद्देश्य क्या थे और इसकी स्थापना के क्या कारण थे, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला, भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावनाओं का विकास करना। यानी लीग का प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावनाओं का विकास करना। लीग के अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क ने ढाका सम्मेलन के लगभग 3 माह बाद अलीगढ़ विद्यार्थियों की सभा में कहा था कि खुदा खैर करे, यदि कहीं ब्रिटिश सरकार का अंत हुआ तो हिंदू राज करने लगेंगे और हमारा जीवन, संपत्ति और सम्मान सदाई संकट में रहेगा। इसलिए मुसलमानों के हित के लिए ब्रिटिश शासन बनाए रखना होगा। अतः हिंदू राज्य का हवा भी मुस्लिम लीग की स्थापना का एक प्रमुख कारण है। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना एवं उनका विकास करना तथा उनकी प्राप्ति के लिए शासन से निष्ठापूर्वक प्रार्थना करना, ये भी उनका उद्देश्य था। उपरोक्त उद्देश्य को ठेस पहुंचाए बिना भारत की भिन्न भिन्न जातियों में पारस्परिक मैत्री भावनाओं का विकास करना। मुस्लिम लीग मुस्लिम सांप्रदायिकता का परिणाम था, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, इसके विकास के क्या कारण रहे, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें पहला बिंदु उभर कर के सामने आता है और प्रमुख है, वह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास में प्रमुख भूमिका अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति की रही। जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी काल में उग्रवादियों और क्रांतिकारियों ने सरकार को विवश कर दिया कि वह समझौते के कदम पर विचार करे, उस स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने दमन के कदम उठाने के साथ साथ मुस्लिम पृथकतावाद को प्रोत्साहन देने और संवैधानिक सुधारों के नाम पर उदारवादियों और उग्रवादियों को अलग अलग कर देने का प्रयत्न किया। इसी फूट डालो और राज करो नीति के तहत ब्रिटिश सरकार के निर्देशों पर आगा खां के नेतृत्व में 35% मुसलमानों का एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल 1 अक्टूबर 1906 को अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्चिबाल्ड के माध्यम और परामर्श से शिमला में मिला।
मौलाना मोहम्मद अली ने 1923 ईस्वी के अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट कहा कि 1906 के मुस्लिम शिष्टमंडल का अभिनय अंग्रेज सूत्रधारों के निर्देशानुसार किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड के कथनानुसार पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को शुरू करवाने तथा उसे लागू करवाने का श्रेय ब्रिटिश नौकरशाही को ही है। दूसरा बिंदु है मुस्लिम शिष्टमंडल की भारात्मक पृथक प्रतिनिधित्व की मांग। शिमला में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय के सम्मुख यह मांग रखी कि यदि आगामी सुधारों में चुनाव का सिद्धांत मान लिया जाता है तो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही भारत में उनकी 100 वर्ष से कुछ पहले की पोजीशन को और सम्राट के प्रति उनकी भक्ति को दृष्टि में रखते हुए उन्हें भारात्मक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, केवल जनसंख्या के अनुपात से ही नहीं अपितु राजनीतिक महत्व के कारण मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का दावा पेश किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस मांग के संबंध में लिखा, मैं इस बात का जीवित साक्षी हूँ कि जन आंदोलन के फलस्वरूप जब 1906 ईस्वी में कुछ सुधार स्वीकार किए जाने को थे, तब शिमला से तार भेजकर बम्बई से नवाब मोहसिन उल मुल्क को बुलाया गया। इस भेंट का परिणाम यह निकला कि यूरोप की यात्रा पर निकले हुए आगा खां को बीच में अदन से ही लौटाना पड़ा। तब भारत के मुसलमानों की ओर से सैयद विलग्रामी ने प्रार्थना पत्र तैयार किया, जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की गई। यह पैंतरेबाजी शिमला से खड़ी हुई थी। अगला बिंदु ले सकते हैं सरकार द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करना। सरकार ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। उसने हिंदू नेताओं या कांग्रेस नेताओं के विरोध की परवाह न करते हुए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर मार्ले मिंटो सुधारों में उनको स्थान प्रदान किया। 1909 के संवैधानिक सुधारों में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। विधानसभाओं में इनकी सीटें सुरक्षित कर दी गई तथा प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार भी इसी संप्रदाय के ही लोगों को था। मुस्लिम लीग को यह सुविधा देकर सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संदेह और आशंका की दीवार खड़ी कर दी। इससे सरकार का प्रभाव मुस्लिम लीग पर पड़ा। 1909 की निर्वाचन योजना ने लीग द्वारा मुसलमानों में यह भावना भरने में सहायता की कि आंदोलन द्वारा हिंदू जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मुसलमान बिना आंदोलन किए ही ब्रिटिश शासन में भक्ति रहकर और उनसे अधिक प्राप्त कर सकते हैं। सन 1911 तक मुस्लिम लीग इसी सांप्रदायिक नीति पर चलती रही, परंतु धीरे धीरे लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन से दूर हटकर कांग्रेस के निकट भी आती